भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम जनसंख्या को देखेंगे। जनसंख्या को भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 भागों में बाँटा गया है, जिसमें जो 0 से 14 वर्ष की आयु की जनसंख्या है, 0 से 14 वर्ष की आयु की जनसंख्या को भविष्य का संसाधन कहा जाता है। को भविष्य का संसाधन कहा जाता है। जो 0 से 14 वर्ष की आयु की जनसंख्या को भविष्य का संसाधन कहा जाता है और 15 वर्ष से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या को वर्तमान का संसाधन यानी कि वर्तमान संसाधन कहा जाता है। और जो 65 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, 65 वर्ष से ऊपर की आयु की जनसंख्या को, जो ऊपर की आयु की जनसंख्या है 65 वर्ष से, उनको अर्थव्यवस्था पर बोझ माना गया है। अर्थव्यवस्था पर बोझ माना गया है, क्योंकि जब बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आय का एक बड़ा सा हिस्सा बूढ़ों पर खर्च करना होगा, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि बचत कम होगी, और जब बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, और जब औद्योगिकरण कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा। अब देखो, जब जो बुजुर्गों या बूढ़ों की जनसंख्या ज़्यादा होगी, बूढ़े लोगों की जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो आय का एक बड़ा सा हिस्सा बूढ़े लोगों पर खर्च करना होगा। आय का बड़ा सा हिस्सा बूढ़ों पर खर्च करना होगा। इसका परिणाम ये निकलेगा कि बचत कम होगी। जब बड़ा सा हिस्सा बूढ़ों पर खर्च करना होगा तो बचत कम होगी, और जब बचत कम होगी तो निवेश भी कम करेंगे। जब निवेश कम करेंगे तो औद्योगिकरण कम होगा, और जब औद्योगिकरण कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा। यदि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो क्या परिणाम निकलेगा? जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा? जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो सभी को रोजगार दे पाना संभव नहीं होगा। यानी कि सभी को रोजगार दे पाना संभव नहीं होगा, और जब सभी को रोजगार दे पाना संभव नहीं होगा तो जनसंख्या का बड़ा सा भाग अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएगा। जनसंख्या का बड़ा सा भाग
अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएगा। और जब जनसंख्या का एक बड़ा सा भाग अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएगा तो आय का एक बड़ा भाग जनसंख्या को खिलाने पर खर्च हो जाएगा। यानी कि आय का बड़ा भाग जनसंख्या को खिलाने में खर्च। जनसंख्या को खिलाने में खर्च हो जाएगा। इसका परिणाम ये निकलेगा कि बचत कम होगी, और जब बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम तो आर्थिक समृद्धि कम ही होगी। यानी कि आर्थिक समृद्धि जब ज़्यादा खर्च, यानी कि आय का एक बड़ा भाग जनसंख्या को खिलाने में खर्च हो जाएगा तो बचत कम, और जब बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम तो आर्थिक समृद्धि कम, आर्थिक समृद्धि कम होगी। यदि जनसंख्या कम हो, तो क्या होगा? यदि जनसंख्या में कमी है यानी कम हो जाए, जनसंख्या में यानी कि जनसंख्या कम हो, यदि जनसंख्या कम हो तो जनसंख्या में वृद्धि कम होगी, और जब जनसंख्या में वृद्धि कम होगी तो श्रमिकों की संख्या में भी कमी होगी। जनसंख्या कम होगी तो जनसंख्या में वृद्धि कम, जब जनसंख्या में वृद्धि कम होगी तो श्रमिकों की संख्या कम होगी, श्रमिकों की संख्या कम होगी, और जब श्रमिकों की संख्या कम होगी तो लागत में वृद्धि हो जाएगी, और लागत में वृद्धि हो जाएगी तो उत्पाद महंगा हो जाएगा, और जब उत्पाद महंगा हो जाएगा तो निर्यात कम होगा। जब श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कम होगी तो श्रम की लागत अधिक होगी, और जब श्रम की लागत अधिक होगी तो उत्पाद महंगा होगा, और जब उत्पाद महंगा होगा तो निर्यात कम होगा, क्योंकि लोग सस्ता खरीदना चाहते हैं, निर्यात कम होगा। एक काम और होगा कि यदि श्रमिकों की संख्या में कमी होगी तो श्रमिकों की आपूर्ति भी बाधित होगी, श्रमिकों की आपूर्ति बाधित होगी, और जब श्रमिकों की आपूर्ति बाधित होगी तो इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और जब इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो इसका आर्थिक समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और जब उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो आर्थिक समृद्धि पर भी, आर्थिक समृद्धि या वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
अगर हम अनुकूलतम जनसंख्या को देखें तो जनसंख्या इतनी हो ताकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो। अगर हम अनुकूलतम जनसंख्या को देखें तो अनुकूलतम जनसंख्या में जनसंख्या इतनी हो ताकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो। जनसंख्या इतनी हो ताकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो। अगर हम गरीबी में देखें तो यदि जनसंख्या में वृद्धि है तो आय का एक बड़ा सा हिस्सा उनको खिलाने पर खर्च हो जाता है और इसका परिणाम ये निकलता है कि बचत कम होती है और बचत कम होती है तो निवेश कम होता है और निवेश कम होता है तो औद्योगिकरण कम होता है। औद्योगिकरण कम होता है तो रोजगार का सृजन कम होता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि गरीबी में और ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है और गरीब सोचता है कि जितना हाथ उतना पैसा, इसके लिए वो अधिक बच्चे पैदा करता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि जन्म दर में वृद्धि होती है और जब जन्म दर में वृद्धि होती है तो आय का एक बड़ा सा हिस्सा उनको खिलाने में खर्च हो जाता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि बचत कम होती है और बचत कम होती है तो औद्योगिकरण कम होता है, यानी कि निवेश कम होगा। जब बचत कम होगी तो निवेश कम होगा और निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा और जब औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम होगा और जब रोजगार का सृजन कम होगा तो गरीबी में ज़्यादा वृद्धि होगी। अब हम देखेंगे कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में माल्थस ने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि बीजगणितीय अनुपात में होती है और खाद्यान्न में यानी कि उत्पादन में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि बीजगणितीय अनुपात जैसे कि 2, 4, 8, 16 इस अनुपात में बीजगणितीय अनुपात में होती है और खाद्यान्न यानी कि उत्पादन में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है। अंकगणितीय अनुपात में होती है यानी कि माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत में कहा कि जनसंख्या में वृद्धि बीजगणितीय अनुपात में होती है, जैसे कि हमने बताया है बीजगणितीय अनुपात, और उत्पादन यानी कि खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है, जिससे गरीबी, भुखमरी और कुपोषण में वृद्धि होती है। जिससे गरीबी, भुखमरी और कुपोषण में वृद्धि होती है।
माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को देखो कि जनसंख्या में वृद्धि बीजगणितीय अनुपात में होती है और उत्पादन में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है। इसका परिणाम निकलता है कि गरीबी, भुखमरी और कुपोषण में वृद्धि होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे मातृ मृत्यु दर। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें